Hello everyone, welcome once again in this process dynamic and control course for GATE exam। ये लेसन में 25 इस कोर्स का और इस लेसन में स्टार्ट करेंगे कंट्रोलर्स एंड टाइप ऑफ कंट्रोलर। सो बेसिक आइडिया अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कंट्रोलर के लिए रिगार्डिंग जो प्रोसेस होते हैं सर्वो प्रॉब्लम, रेगुलेटरी प्रॉब्लम, वो सब चीज हमने डिस्कस कर ली है प्रीवियस लेसन में। नाउ इसमें हम बेसिक कंट्रोलर्स डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स। क्लियर है? सो स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल का यहाँ पर मैं कोर्स अपलोड करने वाला हूँ और इसके साथ ही देखिए आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरे वीडियोस का जो मैं डेली बेसिस पे यहाँ पे अपलोड करता हूँ प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल पे। और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए कोर्स को जो रिव्यू करने का कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, तो आप एक काम कर सकते हो, पर्टिकुलर वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, उसके साथ ही उस पर्टिकुलर वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हो कि कैसा आपको ये वीडियो लग रहा है, आप क्या इस वीडियो से आपकी गेट प्रिपरेशन अच्छे से हो पा रही है। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो जो भी आपको लग रहा हो ना। अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कंट्रोलर्स। सो देखिए कंट्रोलर के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि बेसिकली कंट्रोलर का जो इनपुट सिग्नल होता है वो बेसिकली होता है एरर सिग्नल जो कि कंप्यूटर से आता है। एंड अगर आउटपुट सिग्नल की बात करूं तो इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है वो फाइनली जाता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को। नाउ यहाँ पर मैंने लिखा है द इनपुट सिग्नल टू द कंट्रोलर इज द एरर एंड द आउटपुट सिग्नल ऑफ द कंट्रोलर इज फेड टू द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो आउटपुट सिग्नल है या इनपुट सिग्नल है इसका टाइप क्या रहेगा। हो सकता है ये प्रेशर टाइप का हो या फिर ये इलेक्ट्रिक टाइप का हो। क्लियर है? तो यहाँ पर लिखा मैंने इन मेनी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम दिस आउटपुट सिग्नल इज एन द एयर प्रेशर and the final control element is the pneumatic valve that open and closes as the air pressure on the diaphragm changes। so ये mostly केसेस में जो आउटपुट सिग्नल है कंट्रोलर का ये एयर प्रेशर टाइप का होता है। सो इस एयर प्रेशर की हेल्प से बेसिकली फाइनल कंट्रोल एलिमेंट जो हमारा होता है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए वॉल यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, तो बेसिकली वॉल जो है पेन्यूमेटिक टाइप का होता है। तो ये वॉल जो है इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड करता है कि कितना इसको सिग्नल मिल रहा है एयर प्रेशर की फॉर्म में। तो वो एयर प्रेशर यहाँ पर अप्लाई होता है उस वॉल के पर्टिकुलर डायफ्राम पे। सो उस डायफ्राम पे जितना प्रेशर लग रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिसाइड होता है ना। अब हम डिफरेंट टाइप के जो कंट्रोल, यहाँ पर मैं कंट्रोल वॉल मैकेनिज्म की अगर बात करूं, मैकेनिज्म की बात जैसे कि डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वॉल एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वॉल, तो ये टर्म हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स के लास्ट में। एंड अगर ये चीज डायरेक्ट एक्टिंग यहाँ पर लिखिए आप, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वॉल एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोल वॉल। सिमिलरली यहाँ पर ये मैकेनिज्म कंट्रोलर पे भी रहता है, डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर। तो ये जो मैकेनिज्म है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर। अभी हम टाइप ऑफ कंट्रोलर यहाँ पर डिस्कस करना चाहते हैं। ओके, नाउ अगर डायरेक्ट एक्टिंग कंट्रोलर की हम बात करें तो देखिए अब डिफरेंट टाइप के जो वॉल होते हैं, मैं बेसिकली देखिए ए टू क्लोज, ए टू फेल, ये टर्म सब मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। ए टू ओपन, ए टू क्लोज, ए टू ओपन, ये सब कंट्रोलर वॉल हम डिस्कस करेंगे लेटर। नाउ अभी मैं वापस आ जाता हूं कि कंट्रोलर की हम जो बात कर रहे थे, अगर कंट्रोलर को डिफाइन करने के लिए मैं कंपोनेंट की बात करूं तो मेरे कंपोनेंट क्या क्या होंगे। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोलर्स के अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो फर्स्ट देखिए ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या करता है, जो इसको सिग्नल मिलता है, लाइक यहाँ पर हम क्या मेजर कर रहे हैं, लाइक किसी रिएक्टर का हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, रिएक्टर का या किसी टैंक में, तो हम टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फारेनहाइट में होगा। अब ये सिग्नल कंट्रोलर को जाएगा, उसको चेंज करना पड़ता है बेसिकली हमें। यहाँ पर टेम्परेचर जो हमारे पास में जिसे हम पेन्यूमेटिक सिग्नल बोलते हैं, पेन्यूमेटिक सिग्नल को हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर पेन्यूमेटिक सिग्नल को हमें चेंज करना पड़ेगा करंट सिग्नल में। तो इसके लिए बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होता है ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, बेसिकली पेन्यूमेटिक सिग्नल को चेंज करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। क्लियर है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, जिसको मैं करंट लिख सकता हूं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करता है। नाउ नेक्स्ट हम देखिए कंट्रोलर बेसिकली अगर इसको करंट इनपुट मिल रहा है तो आउटपुट में भी करंट देगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट अगर टाइम बात करूं तो वो हो जाएगा कन्वर्टर। मोस्टली केसेस में क्या रहता है कि कंट्रोलर का जो आउटपुट सिग्नल होता है वो बेसिकली एक करंट सिग्नल होता है, लेकिन हमारा जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है वो तो बेसिकली लाइक मैं बोल सकता हूँ कि पेन्यूमेटिक टाइप का है, तो वो तो करंट, अगर करंट की जो ओपनिंग है बेसिकली अगर वो उसको मिलेगी तो उससे तो वो वर्क नहीं करेगा, ओपनिंग या क्लोजिंग कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस पर। तो बेसिकली हमें क्या होता है, कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होता है जिसे हम आईपी कन्वर्टर बोलते हैं। आईपी कन्वर्टर क्या होता है, बेसिकली करंट को चेंज करता है प्रेशर में, करंट को चेंज करता है प्रेशर में, प्रेशर मतलब आप पेन्यूमेटिक बोल सकते हो। सो आईपी कन्वर्टर होता है बेसिकली जो कन्वर्ट करता है करंट को प्रेशर में। इसी तरीके से फाइनल कंट्रोल थर्ड एलिमेंट हम बोल सकते हैं कि यहां पर हमारा है कंट्रोल
वोल। तो कंट्रोल वोल बेसिकली क्या कर रहा है, प्रेशर लाइक अगर आप देखिए किसी पाइप के अंदर आपको फ्लो रेट को कंट्रोल करना है, बेसिकली वोल जो है बेसिकली फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो अब कंट्रोल वोल क्या कर रहा है, प्रेशर सिग्नल की हेल्प से कंट्रोल किसको कर रहा है, फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। तो ये मैकेनिज्म हो गया कंट्रोल वोल के लिए। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट हो गए, इनकी हेल्प से हम कंप्लीट कंट्रोल के मैकेनिज्म को हम डिफाइन करते हैं ना। यहां पर देखिए मैंने ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ किया है कंट्रोल सिस्टम का। मैंने कंसीडर किया कि मेरे पास में एक हीट एक्सचेंजर है, इसकी हेल्प से बेसिकली मैं कोल्ड स्ट्रीम मेरे पास में है, उसका टेम्परेचर मुझे मेंटेन करना है। ये मेरे पास में कोल्ड प्रोसेस स्ट्रीम है, इसका टेम्परेचर आउटलेट में मुझे कंट्रोल करना है, मुझे रिक्वायर्ड है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस टेम्परेचर को मैं मेजर करूंगा। तो ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए मैंने एक टेम्परेचर एलिमेंट यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए थर्मोकपल हमने लगाया, तो ये थर्मोकपल बेसिकली एक सिग्नल सेंड करता है ट्रांसड्यूसर को। अब बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर, तो मेरा टेम्परेचर बेसिकली क्या हुआ, पेन्यूमेटिक सिग्नल हुआ। क्लियर है। तो ये जो पेन्यूमेटिक सिग्नल मेरा है, ये सिग्नल मेरा किसको जाएगा, यहाँ पर कंट्रोलर को जाएगा। तो उससे पहले इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे करंट सिग्नल में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ट्रांसड्यूसर का यूज किया। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, यहाँ पर पेन्यूमेटिक सिग्नल टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देगा करंट में। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक रेंज लिखी हुई है 20 to 40 मिली एम्पियर। बेसिकली ये यहाँ पर करंट की जो रेंज है उसको डिफाइन करते हैं हम, करंट की रेंज को इस तरीके से। हम क्यों ये डिफाइन करते हैं 4 to 20, 0 से 20 क्यों नहीं करते, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए अब कंट्रोलर जो बेसिकली वो वर्क कर रहा है, यहाँ पर करंट इनपुट सिग्नल मिल रहा है इसको करंट, तो आउटपुट में बेसिकली इसको क्या मिलेगा, वो भी यहाँ पर रहेगा हमारा करंट। क्लियर है। ओके नाउ इस एरर को यहां ना लिख के आप एरर यहां लिख सकते हो। एरर सिग्नल हमारा कंट्रोलर का इनपुट होता है, और आउटपुट जो होता है बेसिकली वो होता है हमारा जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को सिग्नल जाता है। तो यहां से आउटपुट में भी हमें एक करंट सिग्नल मिल गया। नाउ अब हमारा अगर मैं बोलता हूं कि जो वोल है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, अगर वो मेरा पेन्यूमेटिक टाइप का है, तो पेन्यूमेटिक के लिए तो बेसिकली करंट सिग्नल कोई मैटर नहीं करेगा, उसको तो प्रेशर सिग्नल चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं I2P कन्वर्टर। I2P कन्वर्टर हम यूज करते हैं जो हमारे करंट को यहां पर कन्वर्ट करता है प्रेशर की रेंज में। देखिए प्रेशर की रेंज भी मैंने यहां पर डिफाइन की है 3 to 15 psi। क्लियर है। नाउ अब यहां पर ये जो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट है ये पेन्यूमेटिक टाइप का है। ये जो प्रेशर यहां से इसको मिलेगा प्रेशर सिग्नल, वो डायफ्राम पे यहां पर अफेक्ट करेगा और उससे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग डिसाइड होगा। और उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर हॉट स्ट्रीम है, देखिए वो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर है उसमें यहाँ पर होगा, उसका फ्लो होगा, देन उसके बाद में यहाँ पर जो हॉट स्टीम का आउटलेट है वो यहाँ से निकलेगा। क्लियर। ये एक सिंपल सा हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस लेके मैंने आपको समझाया कि कैसे कंट्रोलर वर्क करता है, कैसे ट्रांसड्यूसर की हमें रिक्वायरमेंट होती है, कैसे कन्वर्टर की हमें I2P कन्वर्टर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम हो गया कंट्रोल सिस्टम के लिए। ओके नाउ अब नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि हम जो कंट्रोल वोल, फाइनल कंट्रोल वोल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जिसे मैं पेन्यूमेटिक वोल बोल रहा हूँ। अगर मैं लिखूंगा फाइनली, अगर ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखूंगा, तो मैंने बताया था कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन लिखने के लिए हर एक प्रोसेस का जो खुद का ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम इंक्लूड करते हैं। क्लियर है। तो अगर मैं कंट्रोल वोल की बात करूं तो देखिए लीनियर वोल ऑलवेज हैज सम डायनेमिक लेग। मतलब कंट्रोल वोल की बात नहीं कर, अभी फाइनल जो वोल है मेरा है ना, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, तो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट भी तो बेसिकली उसका भी तो एक मतलब डायनेमिक लेग होता है। मतलब उसको एक पेन्यूमेटिक सिग्नल मिला और उसने कितने टाइम में वो जो एक्शन हुआ उसकी वजह से उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग हुआ, और वो कंट्रोल कर पा रहा है जो हमारा डिजायर्ड पैरामीटर, जैसे फ्लो को वहां पे कर रहा है, कंट्रोल करना है उसको। क्लियर है। तो इसमें भी एक डायनेमिक लेग होता है, और उसको देखिए हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लो एंड द वोल टॉप प्रेशर फॉर ए लीनियर वोल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। कंट्रोल वोल का अगर हम रिलेशन लिखे बिटवीन द फ्लो एंड द टॉप प्रेशर, तो वो बेसिकली हमें मिलता है फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन, QS अपॉन PS इक्वल टू KV अपॉन टाउ V इंटू S प्लस 1। ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया कंट्रोल वोल के लिए। कंट्रोल वोल का ये ट्रांसफर फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अगर मैं यहाँ पर KV है उसको लिखूं तो KV बेसिकली देखिए वेयर KV इज द स्टेडी स्टेट गेन, KV इज द स्टेडी स्टेट गेन। जैसे हम लिखते थे KC कंट्रोलर के लिए, उसी तरीके से KV यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेडी स्टेट गेन होगा बेसिकली यहाँ पर कंट्रोल वोल के लिए। क्लियर है। सो स्टेडी स्टेट गेन यहाँ पर KV है। बेसिकली अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बिटवीन द स्टेडी स्टेट फ्लो रेट एंड द वोल टॉप प्रेशर। एंड यहाँ पर जो टावी टाइम है, ये टावी टाइम बेसिकली डिनोट करता है टाइम कांस्टेंट को।
टाइम कांस्टेंट ऑफ वोल। अब यहां पर एक कंडीशन में यूज करने वाला हूं, देखिए जो कंट्रोल वोल के लिए जो यहाँ पर टाइम कांस्टेंट होता है टाउ वी, वो बेसिकली बहुत लेस रहता है कंपेयर टू हमारा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का जो टाइम कांस्टेंट होता है टाउ पी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, लाइक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, तो उसके लिए टाउ पी यहाँ पर हमारा टाइम कांस्टेंट होता था। तो अगर टाउ वी को कंपेयर करेंगे हम टाउ पी से, तो वो बहुत स्मॉलर रहता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल है। तो हम टाउ वी को यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो कंसिडर कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर मैं टाउ वी को जीरो कंसिडर कर लूं, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, QS अपॉन PS इक्वल टू KV मुझे मिल जाएगा। तो ये मेरा फाइनली हो गया अजम्पशन के बाद में यहां पर ट्रांसफर फंक्शन फॉर कंट्रोल वोल, आइडियल ट्रांसफर फंक्शन हम कंसिडर कर रहे हैं। मतलब कि कंट्रोलर का देखिए फाइनल कंट्रोल वोल जो है मेरा, वो कंट्रोल कर रहा है फ्लो को। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं आउटपुट अपॉन इनपुट, फ्लो यहाँ पर आउटपुट होगा, एंड प्रेशर सिग्नल जो इसको मिल रहा है पेनिमेटिक सिग्नल, वो मेरा इनपुट सिग्नल हो गया। सो आउटपुट अपॉन इनपुट इक्वल टू KV, ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन हो गया। क्लियर है ये चीज? तो हमने अल्टीमेटली देखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो हमने लिखा, फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन होता है फाइनल कंट्रोल एलिमेंट के लिए, लेकिन हमने अजम्पशन के बेस पर इसको लिख दिया हमने कि Q ऑफ S अपॉन P ऑफ S इक्वल टू KC होगा, वेयर टाउ V इज लेस देन टाउ P, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं टाउ V इज इक्वल टू 0। यहां तक ये चीज क्लियर होगी ना? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोलर्स। सो बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोलर देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर जो भी कंट्रोलर, वो रहेगा फीडबैक सिस्टम। ऑलरेडी हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि हम यहाँ पर फीडबैक कंट्रोलर डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। देन उसके बाद में हम कोर्स के लास्ट में डिस्कस करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर्स एंड द कैस्केड कंट्रोलर्स। तो अभी सिर्फ हम डिस्कस करेंगे फीडबैक कंट्रोलर्स। तो फीडबैक कंट्रोलर में देखिए फर्स्ट यहाँ पर है पी कंट्रोलर, जिसे मैं बोल रहा हूं यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसे हम बोलते हैं पी कंट्रोलर। सेकंड है इंटीग्रल कंट्रोलर को हम डिनोट करते हैं आई से, इंटीग्रल कंट्रोलर जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। एंड थर्ड है डेरिवेटिव कंट्रोलर जो है उसे हम डिनोट करते हैं डी से। ये बेसिक कंट्रोलर्स हो गए PINT। इनकी हेल्प से हम आगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर हम जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वन बाय वन हम यहाँ पर इन कंट्रोलर को देखते हैं कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर कैसे बिहेव करता है, इंटीग्रल कंट्रोलर कैसे बिहेव करता है, डेरिवेटिव कंट्रोलर कैसे बिहेव करता है। सो फर्स्ट यहाँ पर है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसे हम पी कंट्रोलर बोलते हैं। ये सबसे सिंपल टाइप का कंट्रोलर होता है। देखिए सिंपल टाइप का कंट्रोलर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, इसका रीजन देखिए। P is the proportional controller produce an output signal. Proportional controller produce an output signal that is proportional to the error epsilon. इसलिए हम इसको सिंपल बोल रहे हैं कि इसका जो आउटपुट सिग्नल होता है, देखिए एरर हमारा इनपुट सिग्नल होता है कंट्रोलर के लिए। तो हम यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं कि इसका इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल के साथ में हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, तो जो पी टाइप का कंट्रोलर होता है उसमें सिंपली हम बोल सकते हैं कि जो एक्शन जिसे हम एप्सिलॉन बोल रहे हैं, बेसिकली कंट्रोलर का एक्शन क्या होगा, बेसिकली आउटपुट होगा जिसे हम C ऑफ T से डिनोट कर रहे हैं। सो कंट्रोलर का जो एक्शन है आउटपुट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस टाइप का अगर हमारा कंट्रोलर तो उसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है पी कंट्रोलर प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल, प्रेशर इन द केस ऑफ पेनिमेटिक कंट्रोलर, करंट और वोल्टेज फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर भी हो सकता है, जनरली हम बात करते हैं यहाँ पर पेनिमेटिक कंट्रोलर की, तो उसको जो सिग्नल मिल रहा है वो यहाँ पर प्रेशर सिग्नल मिल रहा है। प्रेशर इन द केस ऑफ पेनिमेटिक, आउटपुट सिग्नल रहेगा प्रेशर सिग्नल रहेगा पेनिमेटिक कंट्रोलर के केस में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए कंट्रोलर आउटपुट एक्शन को हम लिख रहे हैं CT से। तो CT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यहां पर है एप्सिलॉन ऑफ T। तो ये हो गया मेरा कंट्रोलर आउटपुट, और ये जो एरर है बेसिकली मेरा ये है इनपुट। तो यहां से मुझे ये मिल गया। अब देखिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं पुट कर सकता हूं यहां पर C ऑफ T इज इक्वल टू KC इंटू एप्सिलॉन T। तो यहां पर ये जो KC है बेसिकली इसे हम प्रोपोर्शनल KC को हम यहां पर कंट्रोलर गेन भी बोलते हैं, और इसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ओके। तो ये सिंपल सा रिलेशन हो गया हमारा प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए। ना अब सेकंड देखिए हम इंटीग्रल कंट्रोलर देखते हैं, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं बेसिकली। तो अगर हम इसका
आउटपुट का, कंट्रोलर के आउटपुट का अगर हम रिलेशन देखें इनपुट के साथ में, एरर के साथ में, तो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। देखिए 1/tau इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t एप्सिलॉन t dt, मतलब इनपुट सिग्नल का अगर हम इंटीग्रेट करें और उसको डिवाइड कर दें हम टाइम कांस्टेंट tau से। tau बेसिकली इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट होता है, वेयर tau इज द इंटीग्रल टाइम कांस्टेंट, where tau is the integral time constant और पैरामीटर ऑफ द इंटीग्रल फंक्शन। अब यहां पर देखिए इंटीग्रल कंट्रोलर इसको हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो इनपुट सिग्नल है उसका इंटीग्रेट करने पर हमें कंट्रोलर आउटपुट मिलता है। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट होगी, दिस फंक्शन इंटीग्रेट द एरर वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर जनरेटिंग द कंट्रोलर आउटपुट। अब सिमिलरली देखिए थर्ड टाइप का जो कंट्रोलर है हम यहां पर पढ़ रहे हैं वो है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कंट्रोलर को आप डिफरेंशिएट कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। उसका रीजन देखिए, यहां पर जब एरर को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलता है डेरिवेटिव कंट्रोलर का आउटपुट। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं c of t इक्वल टू टाउ d इंटू डी बाई डी टी ऑफ एरर एप्सिलॉन t। क्लियर है? तो एरर का अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें यहां पर मिलता है डेरिवेटिव कंट्रोलर का आउटपुट। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी, वेयर टाउ डी इज द डेरिवेटिव टाइम कांस्टेंट, डेरिवेटिव टाइम कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? डेरिवेटिव कंट्रोलर क्यों इसे बोल रहे हैं कि द डेरिवेटिव फंक्शन डिफरेंशिएट द एरर वेरिएबल टू प्रोड्यूस द कंट्रोलर आउटपुट। तो ये बेसिक हमने यहां पर आउटपुट रेस्पॉन्स देख लिया, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए, इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर के लिए। अब देखिए मैं यहां पर लिखना चाह रहा हूं कंट्रोलर आउटपुट रेस्पॉन्स। हम कंट्रोलर आउटपुट रेस्पॉन्स देखते हैं डिफरेंट इनपुट पर। अगर इनपुट हम चेंज करें, लाइक इनपुट हमारा अगर स्टेप रेस्पॉन्स इनपुट रहे तो हमारे कंट्रोलर जो आउटपुट है वो कैसा बिहेव करेंगे, एंड अगर रैंप इनपुट रहे तो कैसा बिहेव करेंगे। तो मैं फर्स्ट कंसीडर कर रहा हूं कि मेरा जो इनपुट है वो स्टेप इनपुट है। तो देखिए स्टेप इनपुट के लिए हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि एरर की बात कर रहा हूं, इनपुट सिग्नल हमारा एरर है, तो एरर में अगर स्टेप इनपुट हम दे तो एक फिक्स मैग्नीट्यूड का एरर हमें मिलेगा टाइम के साथ में। सो फिक्स मैग्नीट्यूड जिसको मैं लिख रहा हूं यहां पर एप्सिलॉन t इक्वल टू मैग्नीट्यूड m। नाउ अगर हम देखिए अभी यहां पर ये हो गया मेरा एरर सिग्नल जो है उसका टाइप हमने लिख दिया। नाउ यहां पर मैं लिख रहा हूं p कंट्रोलर का बिहेवियर, यहां पर कंट्रोलर के बिहेवियर हम लिख रहे हैं, तो यहां पर p कंट्रोलर हो गया, यहां पर i कंट्रोलर हो गया, यहां पर d कंट्रोलर हो गया। सो देखिए p कंट्रोलर का आउटपुट कैसा रहेगा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि ct जो है बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर के। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ct इज इक्वल टू kc इंटू m। डायरेक्टली ये रिलेशन हमें मिलेगा, मतलब कि अगर हम बिहेव देखें प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का तो वो भी कुछ इस तरीके से होगा, स्टेप चेंज के जैसा। कंट्रोलर आउटपुट वर्सेस टाइम पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली ये मैग्नीट्यूड रहेगा kc इंटू m। अगर हम इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करें तो इंटीग्रल कंट्रोलर में हम क्या करते हैं, 1/tau इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t ऑफ एरर एप्सिलॉन t dt भी वहां पर रहेगा। हाँ यहां पर मैंने लिखा dt, ओके। तो यहां पर बेसिकली क्या है, जो एरर सिग्नल हमें मिल रहा है उसको हमें इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए m मतलब कांस्टेंट को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m इंटू टी मिलेगा। सो यहां से देखिए मुझे अगर इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए मैं आउटपुट रेस्पॉन्स लिखूं तो मुझे मिल जाएगा 1/tau कांस्टेंट है, 1/tau इंटू m यहां पर कांस्टेंट है एंड मल्टीप्लाई बाय t। तो अगर हम कंट्रोलर आउटपुट देखें तो वो डायरेक्टली टाइम t के प्रोपोर्शनल है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके का रिलेशन हमें मिलेगा। यहां पर अगर स्लोप लिख सकते हो आप तो देखिए m अपॉन इसके लिए स्लोप है m/tau और ये कंट्रोलर आउटपुट है और यहां पर ये टाइम है। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए रेस्पॉन्स फॉर स्टेप इनपुट एरर। नाउ अब डेरिवेटिव कंट्रोलर देखिए, डेरिवेटिव कंट्रोलर में हम लिखते हैं कंट्रोलर का आउटपुट टाउ d इंटू डी बाई डी टी ऑफ एरर एप्सिलॉन t। अब देखिए एप्सिलॉन t जो स्टेप इनपुट है, मतलब कि एप्सिलॉन t जो है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो हमें पता है कि कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा। तो यहां पर हमें आउटपुट बेसिकली क्या मिलने वाला है, देखिए अगर आउटपुट लेके हम c of t इंटू t तो t इक्वल टू 0 पर बेसिकली ये बिहेव करेगा कंट्रोलर आउटपुट ct इक्वल टू 0, और हम बोल सकते हैं कि ये इंपल्स फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इट हैज वैल्यू इज इंपल्स फंक्शन, ओके मैं यहां पर लिख देता हूं, इट हैज वैल्यू इज impulse function from of m into tau d।
हम देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड m है और मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट टाउ डी है, तो m इंटू टाउ डी, मतलब ये बेसिकली इंपल्स फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, उसका मैग्नीट्यूड रहेगा m इंटू टाउ डी, ओके, t इक्वल टू 0 पे। नाउ अब सेकंड देखिए, मैं डिस्कस करूं अगर कि मेरा जो एरर सिग्नल है वो मेरा अगर रैंप इनपुट हो जाए, हमने अभी कंपेयर किया स्टेप इनपुट को, अब हम यहाँ पर एरर सिग्नल जो है वो रैंप टाइप का हम दे रहे हैं। तो रैंप टाइप के लिए देखिए, अगर हम एरर सिग्नल लिखना चाहे एप्सिलॉन टी इक्वल टू हो जाएगा m इंटू टी, एरर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो इस तरीके का हम रिलेशन मिलेगा जिसके लिए m जो है स्लोप जो है वो m है यहाँ पर, सो एप्सिलॉन टी वर्सेस टाइम में हम ये ड्रॉ कर रहे हैं। नाउ अब देखिए हम p प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए रेस्पॉन्स तो देखिए किस तरीके का होगा, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, कंट्रोलर आउटपुट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा एरर के, तो ये हो जाएगा kc इंटू एम इंटू टी, तो हमें सेम रैंप टाइप का यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए आउटपुट मिलेगा। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में देखिए स्टेप इनपुट दिया तो स्टेप टाइप का हमें आउटपुट मिला, केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, kc इंटू एम हो जाता है। रैंप इनपुट के लिए भी जिस टाइप का हमें रैंप इनपुट का जो आप देख सकते हो कर्व जो है वैसा ही फॉलो करता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, बिकॉज यहाँ पर कंट्रोलर का जो ओपनिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर सिग्नल के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो स्लोप है बेसिकली वो हो जाएगा मेरा kc इंटू एम मेरा स्लोप हो जाएगा, ओके। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा यहाँ पर कंट्रोलर आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब इंटीग्रल कंट्रोलर की बात करें तो केस m जो है वो तो कांस्टेंट है, देखिए यहाँ पर आता है 1/τi, देन m यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, देन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t²/2। तो यहां से मुझे रिलेशन मिल गया। अगर मैं स्लोप की बात करूं, देखिए कुछ पैराबोलिक टाइप का मुझे कर्व मिलेगा यहाँ पर, कंट्रोलर आउटपुट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², तो ये मेरा पैराबोलिक टाइप का कर्व मुझे मिल गया पैराबोलिक। अगर हम रैंप इनपुट के लिए इंटीग्रल कंट्रोलर का आउटपुट देखें तो वो पैराबोलिक नेचर का होगा, कंट्रोलर आउटपुट वर्सेस टाइम, और यहाँ पर देख सकते हो आप, कंपेयर कर सकते हो कि कंट्रोलर का जो आउटपुट है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t² के, इसलिए मैंने बोला पैराबोला। यहाँ पर स्लोप की बात नहीं हम करेंगे, क्लियर है ना। नेक्स्ट देखिए डेरिवेटिव कंट्रोलर, तो अब यहाँ पर डेरिवेटिव कंट्रोल के लिए टाउ डी आउटपुट में आएगा, टाउ डी इंटू d/dt ऑफ एरर, तो एरर यहाँ पर क्या है m इंटू टी, तो m यहाँ पर आ जाएगा और t का डिफरेंशिएट जो है t के रिस्पेक्ट में वो 1 होगा, मतलब हमें डेरिवेटिव कंट्रोल के लिए आउटपुट कैसा मिलेगा, फिक्स मैग्नीट्यूड हमें मिलने वाला है टाउ डी इंटू एम, जो कि बेसिकली हो गया स्टेप टाइप का। मतलब रैंप इनपुट के लिए डेरिवेटिव कंट्रोलर जो आउटपुट देगा वो स्टेप टाइप का होगा, कंट्रोलर आउटपुट वर्सेस टाइम अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से। तो ये हो गया बेसिक कि ये डिफरेंट पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर, डेरिवेटिव कंट्रोलर डिफरेंट टाइप के एरर सिग्नल के लिए किस तरीके का हमें आउटपुट रेस्पॉन्स देते हैं। तो ये बेसिक चीज आपको समझ आनी चाहिए। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर्स, कॉम्बिनेशन एंड हम अगेन लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ कंट्रोलर जो बेसिकली बेस है, यहाँ पर बेसिक जो कंट्रोलर हमने डिस्कस किए हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अभी टाइप ऑफ कंट्रोलर। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से जो टॉपिक रहेगा प्रोसेस कंट्रोलर का। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं दो नॉर्मल कंट्रोलर लिख रहा हूं, टाइप ऑफ कंट्रोलर जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। पहला तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, बिकॉज इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा इसलिए मैंने इसको फिर से लिख दिया है। तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम एक कंट्रोलर डिस्कस करेंगे जिसे हम बोलते हैं ऑन ऑफ कंट्रोलर। ऑन ऑफ कंट्रोलर हम डिस्कस करेंगे। ऑन ऑफ कंट्रोलर बेसिकली एक स्टैंडर्ड टाइप होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। देन अब हम डिस्कस करें अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर में देखिए पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव, जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव। ओके, तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव को हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PND। ये बेसिकली प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर के एक्शन से बनता है, इसलिए हम इसको PD कंट्रोलर हम बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए प्रोपोर्शनल इंटीग्रल होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं PI कंट्रोलर। देन नेक्स्ट जो है वो होगा PID कंट्रोलर, ये हो गया हमारा PI कंट्रोलर। एंड लास्ट जो है वो है PID कंट्रोलर। सो PID कंट्रोलर हो गया मेरा बेसिकली प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर। ये हो गया मेरा PID कंट्रोलर। ओके, तो यहां पर ये जो 3, 4 एंड 5 नंबर है ये बेसिकली कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सिंपल जो बेसिक टाइप ऑफ कंट्रोलर है उनके यहाँ पर देख सकते हो। PD कंट्रोलर P एंड D के कॉम्बिनेशन से बना है, PI कंट्रोलर P एंड I के कंट्रोलर के हेल्प से बना है, एंड PID कंट्रोलर P, I एंड D के कॉम्बिनेशन से बनता है। नाउ अब सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे P कंट्रोलर।
पी कंट्रोलर जिसे हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर बोलते हैं। देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए हमने अभी तक देखा कि जो कंट्रोलर आउटपुट होता है उसका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरर के, और यहां से मैं लिख सकता हूं सी ऑफ टी इक्वल टू के सी इंटू एप्सिलॉन टी। ये हमने देखा ऑलरेडी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए, वेयर के सी इज द कंट्रोलर गेन, वेयर के सी इज द कंट्रोलर गेन। अब यहां पर देखिए हमारा बेसिकली हमारा गोल क्या है, और गोल इज टू रिड्यूस द एरर। कंट्रोलर की हेल्प से हमारा गोल बेसिकली रहता है, हमारा टारगेट जो है वो रहता है, हमारा टारगेट ये रहता है कि हम रिड्यूस करें एरर को, टू रिड्यूस द एरर बिटवीन द प्रोसेस आउटपुट एंड द सेट वैल्यू। एरर बेसिकली हम क्या लिखते हैं, एरर इक्वल टू सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वेरिएबल। नाउ अगर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की बात करें तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए हम बोल सकते हैं कि पी कंट्रोलर जो है बेसिकली पी कंट्रोलर can reduce the error but cannot eliminate। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर स्टेटमेंट है कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एरर को रिड्यूस करता है लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है। इसका मैं मैथमेटिकली प्रूफ देखिए आगे डिस्कस करूंगा, अभी के लिए सिर्फ आप ये स्टेटमेंट को याद रख सकते हो कि प्रोपोर्शनल जो कंट्रोलर है वो एरर को रिड्यूस करता है, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता है। हम आगे एक टाइम पढ़ेंगे ऑफसेट। ओके तो ऑफसेट जब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर के लिए तो हमें पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है कभी भी उसका ऑफसेट 0 नहीं होता है। नाउ तो हमने अभी देखा कि सी ऑफ टी इक्वल टू के सी इंटू एप्सिलॉन टी हमें मिला, ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए इक्वेशन मिली। यहां पर आप बोल सकते हो कि जो सी टी है बेसिकली वो है आउटपुट सिग्नल ऑफ द कंट्रोलर, आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द कंट्रोलर। अब इसका जो टाइप है बेसिकली वो ये पेन्यूमेटिक टाइप का भी हो सकता है आउटपुट सिग्नल, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सिग्नल भी हो सकता है। तो अगर प्रेशर सिग्नल होगा तो पीएसआईजी जैसा यूनिट इसका रहेगा, और अगर इलेक्ट्रिक सिग्नल रहा तो इसका जो यूनिट है वो रहेगा मिली एम्पियर। केसी हमने बोला है प्रोपोर्शनल गेन है फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जैसे हम सेंसिटिविटी भी बोल रहे हैं, कंट्रोलर गेन भी हम इससे बोल सकते हैं। एरर एप्सिलॉन जो है यहाँ पर वो है एरर बेसिकली सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वेरिएबल। नाउ अब नेक्स्ट देखिए, ओके नेक्स्ट यहाँ पर ऑलरेडी हम ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है यही हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए हमें सी टी इक्वल टू के सी इंटू एप्सिलॉन टी ये इक्वेशन हमें मिली है। तो इसी में मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कि जो सी टी है वो बेसिकली कंट्रोलर आउटपुट है, के सी यहाँ पर प्रोपोर्शनल गेन है, एंड एप्सिलॉन जो है बेसिकली एरर है सेट पॉइंट माइनस मेजर्ड वेरिएबल। ये बेसिकली मेरा डेविएशन वेरिएबल है, अभी डेविएशन वेरिएबल। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखिए सी डैश टी माइनस ऑफ सी एस इक्वल टू के सी इंटू एप्सिलॉन टी। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया डेविएशन वेरिएबल सी टी को सी डैश टी माइनस सी एस। अब यहाँ पर ये सी एस एक नई टर्म है बेसिकली, सी एस जैसे हम बोलते हैं एक कांस्टेंट, और इसे हम बाइस वैल्यू भी बोलते हैं। बेसिकली एक ये कांस्टेंट होता है, ए कांस्टेंट द स्टेडी स्टेट आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर, द स्टेडी स्टेट आउटपुट फ्रॉम द कंट्रोलर, क्लियर है, जिसे हम बाइस वैल्यू भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हम डिस्कस करेंगे भी, देखिए बाइस वैल्यू भी हम इसे बोलते हैं ना। यहां से मैं बोल सकता हूं कि सी डैश टी इज इक्वल टू सी ऑफ एस प्लस के सी इंटू एप्सिलॉन ऑफ टी हो जाएगा। ये इक्वेशन मुझे मिल गई, इसको हम इक्वेशन 1 यहां पर नंबरिंग कर रहे हैं, इसको हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं। तो बेसिकली देखिए व्हेन एरर इज इक्वल टू 0, when एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू 0 एट टी, स्टेडी स्टेट कंडीशन एट टी इक्वल टू 0, तो उस केस में बेसिकली यहाँ पर ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो जो कंट्रोलर आउटपुट सी डैश टी है वो हमें मिलेगा सी ऑफ एस। सो एक स्टेडी स्टेट कंडीशन पे जो हमें कंट्रोलर का आउटपुट मिलता है, जब एरर हमारा 0 होता है तो उस आउटपुट रेस्पॉन्स को हम बोलते हैं बेसिकली बाइस वैल्यू, और वो इक्वल टू होता है सी एस। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें यहां से मिला सी ऑफ टी इज इक्वल टू के सी इंटू एप्सिलॉन टी फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। हम यहां से भी ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, हम यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं इस इक्वेशन का। ये हमारी इक्वेशन 1 थी। बाय टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म,
सी ऑफ टी सी ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा, के सी कॉन्स्टेंट है, एप्साइल टी जो है वो एप्साइल ऑफ एस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन हम लिखे अगर तो ट्रांसफर फंक्शन होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट सिग्नल यहाँ पर देखिए सी ऑफ एस है, इनपुट यहाँ पर एरर सिग्नल है, कंट्रोलर आउटपुट को हम सी ऑफ टी से लिख रहे थे, उसका लाप्लास सी ऑफ एस हो गया। सो आउटपुट हो गया सी ऑफ एस अपॉन इनपुट एप्साइल ऑफ एस इक्वल टू के सी। तो ये हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है अभी। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए आउटपुट ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू होता है केसी। ना ये हो गया मेरा पी कंट्रोलर के लिए पी कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन। तो अब यहां पर देखिए जो केसी है बेसिकली केसी को हम लिखते हैं कंट्रोलर गेन इक्वल टू यहां पर हो गया देखिए केसी इक्वल टू सी ऑफ एस अपॉन एप्साइल ऑफ एस। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं चेंज इन इनपुट चेंज इन आउटपुट। सी ऑफ कंट्रोलर आउटपुट है सी ऑफ एस। सो चेंज इन आउटपुट ऑफ कंट्रोलर अपॉन चेंज इन इनपुट। एप्साइल ऑफ एस है वो बेसिकली क्या है, चेंज इन इनपुट ऑफ कंट्रोलर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मेरा गेन है कंट्रोलर गेन। इस पर बेस हम न्यूमेरिकल देखिए गेट में काफी पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। किसी भी कंट्रोलर के लिए उसके कंट्रोलर को गेन को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर अपॉन चेंज इन द इनपुट ऑफ द कंट्रोलर। नाउ यहां पर मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट टाइम कंट्रोलर सैचुरेशन का मतलब बेसिकली क्या है, द आउटपुट ऑफ एनी कंट्रोलर रिमेन विद इन अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। कंट्रोलर सैचुरेशन का मीनिंग होता है मतलब कोई भी एक कंट्रोलर है बेसिकली तो उसका एक आउटपुट और इनपुट का एक मैक्सिमम मिनिमम रेंज होता है, उसे हम लिखते हैं कंट्रोलर सैचुरेशन। द आउटपुट ऑफ एनी कंट्रोलर remains within a maximum and minimum value। तो उस रेंज को हम बोलते हैं बेसिकली कंट्रोलर सैचुरेशन। तो देखिए हम यहाँ पर टर्म डिस्कस कर रहे थे कंट्रोलर आउटपुट बाइस, जो मैं बाइस वैल्यू बोल रहा था सी ऑफ एस को कंट्रोलर आउटपुट बाइस, और इसे हम बाइस वैल्यू भी बोल सकते हैं जिसे हम सी ऑफ एस से डिनोट करते हैं। क्लियर है चीज ना। द कंट्रोलर आउटपुट व्हेन द वैल्यू ऑफ एरर, ये हमें कब मिलता है जब वैल्यू ऑफ एरर एप्साइल ऑफ टी इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में हमें मिलता है सी डैश टी इक्वल टू सी ऑफ एस प्लस के सी इंटू एप्साइल टी। यहां से मुझे मिल जाएगा सी डैश टी इक्वल टू सी ऑफ एस एप्साइल टी इक्वल टू 0। उस वैल्यू को हम बोलते हैं कंट्रोलर बाइस। इसे देखिए बाइस वैल्यू बोल सकते हो, कंट्रोलर आउटपुट बाइस बोल सकते हो, कंट्रोलर बाइस बोल सकते हो, कोई भी टाइम है बाइस जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो स्टेडी स्टेट आउटपुट वैल्यू है उस कंट्रोलर की। नाउ अब इंपॉर्टेंट टाइम यहां पर देखिए नोट में लिख रहा हूं, अगर हमारा जो कंट्रोलर है बेसिकली अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर तो उसके लिए जो आउटपुट है वो होगा 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर उसकी रेंज है। एंड अगर हमारा जो कंट्रोलर है वो अगर पेन्यूमेटिक कंट्रोलर अगर हुआ देन उस केस में उसका जो आउटपुट रेंज होगा बेसिकली वो रहेगा, आउटपुट और इनपुट रेंज वो रहेगा 3 psig टू 15 psig। अब यहां पर आप देख सकते हो कि आपको कि ये जो वैल्यू है बेसिकली कंट्रोलर आउटपुट के लिए इलेक्ट्रॉनिक एंड पेन्यूमेटिक कंट्रोलर के लिए 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर तो 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर है और पेन्यूमेटिक कंट्रोलर तो 3 psig टू 15 psig है। तो यहाँ पर एक चीज है कि कंट्रोलर का जो आउटपुट है बेसिकली वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता और 0 नहीं हो सकता है कंट्रोलर आउटपुट। एंड कंट्रोलर आउटपुट कैन नॉट बी 0 ड्यू टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट वैल्यू। अगर हम देखिए इसको इस रेंज को अगर 0 से स्टार्ट कर देंगे तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि कंट्रोलर का रेंज है 0 से तो वो उसकी वैल्यू, लेकिन अगर फेलियर कंडीशन एक्चुअली में कंट्रोलर मतलब फेल हो गया हो तो उस केस में भी वो 0 वैल्यू देगा। तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे यहाँ पर फॉल्ट कंडीशन को, नॉर्मल कंडीशन को, इसलिए जो कंट्रोलर का जो आउटपुट वैल्यू कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट जो रेंज मैंने बताई है इसको आप याद कर सकते हो यहाँ पर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर एंड फॉर पेन्यूमेटिक कंट्रोलर। 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर एंड फॉर पेन्यूमेटिक कंट्रोलर 3 psig टू 15 psig। नाउ हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सी ऑफ टी को हम लिख रहे हैं सी ऑफ एस प्लस के सी इंटू एप्सिलॉन ऑफ टी
तो यहां पर हम अगर एक्चुअल बिहेवियर देखें फॉर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, पी कंट्रोलर के लिए हम एक्चुअल बिहेवियर देखें, एक्चुअल बिहेवियर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का होगा। देखिए यहां पर ये जो वैल्यू बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर तो उसकी जो मिनिमम जो वैल्यू है वो रहेगी, देखिए 4 मिली एम्पियर और आउटपुट में रहेगा 20 मिली एम्पियर। तो ये बेसिकली हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये बेसिकली हो गई मिनिमम वैल्यू। सो सिमिलरली अगर हमारा कंट्रोलर पेन्यूमेट्रिक कंट्रोलर हो तो मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 15 psig एंड यहां पर मिनिमम जो वैल्यू रहेगी उसकी वो रहेगी 3 psig। क्लियर है चीज, ये उसकी रेंज होगी। नाउ ये जो वैल्यू बेसिकली देखिए, ये जो वैल्यू है इसे इस डिफरेंस को हम बोलते हैं CS कंट्रोलर बायस। यहां पर ये जो है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं कंट्रोलर आउटपुट वर्सेस एप्सिलॉन टी में हम ड्रॉ कर रहे हैं करो। तो ये जो वैल्यू बेसिकली ये हमें C मैक्स मिल गया और ये जो वैल्यू बेसिकली वो हमें C मिनिमम मिल गया। ओके तो जब एरर हमारा 0 है, इस पॉइंट पे बेसिकली एरर क्या रहेगा, एप्सिलॉन टी इक्वल टू 0 रहेगा। तो जब एरर 0 हम पुट करेंगे तो हमें बेसिकली कंट्रोलर आउटपुट जो मिलेगा वो हमें मिलेगा CS, जिसे हम बोलते हैं बायस वैल्यू। क्लियर ना। अब एक और टाइम हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देखिए, और उस टाइम को हम बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल बैंड। प्रोपोर्शनल बैंड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं PB। सो पीबी देखिए बेसिकली क्या है, इट इज द रेंज ओवर विच द एरर मस्ट चेंज इन ऑर्डर टू डिराइव द एक्चुएटिंग सिग्नल इन। ओके यहां पर देखिए डेफिनेशन मैंने लिख रखा है नेक्स्ट पेज में। प्रोपोर्शनल बैंड हम यहां पर टर्म डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द रेंज ओवर विच द एरर मस्ट चेंज, it is the range over which the error must change in order to derive the actuating signal of the controller over its full range। actuating signal का यहाँ पर मीनिंग क्या हो गया, कंट्रोलर आउटपुट। मतलब कंट्रोलर आउटपुट के लिए एक रेंज हम डिफाइन कर रहे हैं, उसको हम देखिए पीबी से लिखते हैं। पीबी परसेंटेज वैल्यू में हम जनरली इसको डिफाइन करते हैं, प्रोपोर्शनल बैंड जो है परसेंटेज में, तो ये होता है 100/kc। केसी पर यहाँ पर क्या स्टेडी स्टेट गेन है कंट्रोलर के लिए, पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए। सो अगर केसी की वैल्यू 100 को अगर केसी की वैल्यू से डिवाइड कर दे तो एक्चुअली हमें मिलता है पीबी के लिए रेंज। और इन जनरल यूजुअली हम बोल सकते हैं ये जो रेंज होती है बेसिकली वो 1 से लेके 500 के बीच में रहती है प्रोपोर्शनल बैंड की जो वैल्यू होती है। इट इज द रेंज ओवर विच द एरर मस्ट चेंज, इस रेंज के बीच में एरर बेसिकली चेंज होने वाला है। द एरर मस्ट चेंज इन ऑर्डर टू डिराइव द एक्चुएटिंग सिग्नल ऑफ द कंट्रोलर ओवर इट्स फुल रेंज। नाउ अब यहां पर देखिए दो न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं इस पर्टिकुलर पी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर पे कि किस तरीके से हम केसी डिफरेंट सिस्टम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है इस प्रोसेस डायनामिक एंड कंट्रोल कोर्स का। ए पेन्यूमेटिक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर इज यूज्ड इन ए प्रोसेस टू कंट्रोल द कोल्ड स्ट्रीम आउटलेट टेम्परेचर विद इन द रेंज ऑफ 60 to 120 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये मतलब इनपुट की मुझे रेंज दे दी है। क्लियर है। The controller gain is adjusted so that the output pressure goes from 3 psig का मतलब है fully wall closed condition to 15 psig fully wall open condition as the measured temperature goes from 71 degree to 75 degree Fahrenheit। Find the controller gain Kc। तो Kc हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर कंट्रोलर गेन इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। Kc बेसिकली क्या होता है, चेंज इन आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर अपॉन चेंज इन द इनपुट ऑफ द कंट्रोलर। ये लिखते हैं हम केसी को, केसी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ सी ऑफ एस कंट्रोलर आउटपुट अपॉन एरर एप्सिलॉन एस। तो इसे हम लिख रहे हैं चेंज इन आउटपुट ऑफ कंट्रोलर अपॉन चेंज इन इनपुट ऑफ कंट्रोलर, चेंज इन इनपुट ऑफ द कंट्रोलर। ये हम लिखते हैं केसी। तो यहां पर देखिए केसी हो जाएगा मेरा बेसिकली चेंज इन आउटपुट। तो चेंज इन आउटपुट हो गया कंट्रोलर का, चेंज इन आउटपुट डेल्टा सी में लिख सकता हूं एंड चेंज इन इनपुट डेल्टा एरर में लिख सकता हूं यहां पर। तो यहां पर देखिए कंट्रोलर आउटपुट पेन्यूमेटिक टाइप का कंट्रोलर है तो डेल्टा पी जो मुझे गिवन है, डेल्टा पी मेरे को गिवन है कि फुली ओपन कंडीशन में 15 psig होगा एंड फुली ओपन कंडीशन में 3 psig होगा। मतलब कंट्रोलर आउटपुट मुझे गिवन है 15 - 3 12 psig गिवन है। मतलब न्यूमरेटर आउटपुट गिवन है हमें 12 psig। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है एरर। तो एरर देखिए यहां पर अभी दो कंडीशन आपके पास गिवन है, एक 60 to
120 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक 71 टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बेसिकली इस कंट्रोलर की रेंज दी है कि इस रेंज के बीच ये वर्क कर सकता है इतने टेम्परेचर के लिए, ये 60 टू 120 डिग्री के लिए। लेकिन हमारे सिस्टम के लिए जो टेम्परेचर मेजरमेंट होगा, देखिए इज द मेजर्ड टेम्परेचर गोज फ्रॉम 71 टू 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे लिए ये वैल्यू होगी कि 75 पे फुली क्लोज रहेगा 3 pSig एंड 71 पे और 75 पे फुली ओपन रहेगा 15 pSig। तो हमारे लिए यहाँ पर देखिए डेल्टा एप्सिलॉन हो जाएगा 75 माइनस 71 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चेंज बेसिकली हमें मिलेगा 4। तो यहां से मुझे केसी मिल जाता है 14/4 इक्वल टू 3, केसी इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से देखिए आपको यहां पर सोल्व करना है प्रोपोर्शनल गेन, कंट्रोलर गेन जो है। नाउ सेकंड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, कंट्रोलर गेन इज नाउ एडजस्ट टू केसी इक्वल टू 0.3, मतलब 3 से इसको 0.3 पर चेंज कर दिया। फॉर द सेम चेंज इन आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर व्हाट शुड बी द चेंज इन इनपुट। अब इनपुट में क्या, अभी इनपुट का अगर हम डिफरेंस देखें तो देखिए ओनली 4 डिग्री था केसी इक्वल टू 3 के लिए। यहाँ पर इनपुट की जो रेंज थी हमारी वो 71 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट थी ओनली। ओके, ये फ़ारेनहाइट में गिवन था, उसका कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर केसी की वैल्यू हम लिख रहे हैं तो 14/3। सो ओनली 4 डिग्री रेंज हमारे पास में थी। तो अब यहाँ पर क्या है कि केसी की वैल्यू बहुत डिक्रीज कर दी है, 3 से 0.3 कर दिया, 10 टाइम डिक्रीज कर दी गई। ओके, तो अब यहाँ पर पूछा है कि केसी की वैल्यू 0.3 करने पर इनपुट में क्या इंपैक्ट आएगा। तो इनपुट बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो आउटपुट चेंज तो सेम रहेगा, 15 माइनस 3 pSig जो कि 12 pSig मिल रहा है। चेंज इन इनपुट हमें कैलकुलेट करना है और केसी इक्वल टू 3 गिवन है, 0.3 गिवन है। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया 12 अपॉन चेंज इन इनपुट इक्वल टू 0.3। इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा ई को चेंज इन इनपुट। तो चेंज इन इनपुट मुझे यहां से मिल जाएगा 12 अपॉन 0.3 हो जाएगा 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब जब केसी की वैल्यू हमने डिक्रीज कर दिया 10 टाइम्स, तो जो रेंज थी इनपुट की वो देखिए यहाँ पर इंक्रीज होकर 40 डिग्री, मतलब अब जो हमें डेल्टा एप्सिलॉन मिल रहा है वो बेसिकली 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलने वाला चेंज यहाँ पर इनलेट में। मतलब रेंज इंक्रीज होगी बेसिकली, केसी की वैल्यू डिक्रीज करने से यहाँ पर जो इनलेट की जो रेंज थी मेजर करने के लिए वो यहाँ पर इंक्रीज हो गई है। तो इसका इंपैक्ट देखिए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि केसी की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करते हैं, केसी की वैल्यू अगर हम डिक्रीज करते हैं, देन हम देख रहे हैं कि सिस्टम का जो गेन, प्रोपोर्शनल गेन जो है अल्टीमेटली तो केसी प्रोपोर्शनल गेन है वो रिड्यूस हो गया, मतलब सिस्टम बेसिकली मेरा स्लो हो जाता है। सेंसिटिविटी को डिनोट करता है, डायरेक्टली मैंने सेंसिटिविटी टर्म यूज किया था केसी के लिए, मतलब सेंसिटिविटी रिड्यूस हो गया यहाँ पर सिस्टम का, मतलब कि सिस्टम अभी स्लो हो जाएगा हमारा। नाउ नेक्स्ट थर्ड टर्म देखिए प्रोपोर्शनल बैंड, अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पर तो परसेंटेज प्रोपोर्शनल बैंड इक्वल टू 100 अपॉन केसी। तो केसी पहले हमने देखा 100 अपॉन 3 हमें मिला था, तो अगर हम देखें प्रोपोर्शनल बैंड तो वो था 33.33%। सेकेंड केस में हमने केसी की वैल्यू को 0.3 कर दिया, तो उस केस में हमें रेंज मिल जाएगी 333.33%। मतलब रेंज देखिए आप यहाँ पर 10% डायरेक्टली इंक्रीज हो गई है, मतलब कि प्रोपोर्शनल बैंड, उसका प्रोपोर्शनल बैंड इंक्रीज हो गया अल्टीमेटली जब केसी की वैल्यू हमने रिड्यूस कर दिए। तो अब यहाँ पर मैं नोट लिख रहा हूं, नोट, ये नोट इंपॉर्टेंट रहेगा काफी, कि केसी बेसिकली देखिए क्या है, कंट्रोलर गेन है। केसी इज कंट्रोलर गेन। अगर केसी की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, सिस्टम की सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी, सिस्टम की सेंसिटिविटी इंक्रीज होने वाली है। जब सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शनल बैंड डिक्रीज होगा, बिकॉज प्रोपोर्शनल बैंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केसी, ये चीज हम बोल सकते हैं यहां से। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि अगर केसी की वैल्यू हम रिड्यूस कर देते हैं तो उस केस में केसी की वैल्यू में इंक्रीज कर देते हैं तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी और प्रोपोर्शनल बैंड डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर केसी की वैल्यू डिक्रीज कर दे तो सिस्टम की सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, देन उस केस में प्रोपोर्शनल बैंड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, हमारी रेंज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। Now, next देखिए क्वेश्चन नंबर 86 है इस कोर्स का। इस क्वेश्चन में पूछा है ए पेन्यूमेटिक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हैज इनपुट एंड आउटपुट रेंज ऑफ 3 to 15 pSig। ए पेन्यूमेटिक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हैज इनपुट एंड आउटपुट रेंज ऑफ 3 to 15 pSig। इनपुट एंड आउटपुट दोनों के केस में कंट्रोलर जो हमारा है वो पेन्यूमेटिक टाइप का है। 3 to 15 pSig गिवन है हमें इनपुट में और आउटपुट में गिवन है 3 to 15 pSig। ये चीज क्लियर है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट गिवन है ए टेम्परेचर A temperature measuring element installed in the process produce a temperature measuring element, यहाँ पर एक नई टर्म यूज हो गई, temperature measuring element installed in the process produce the 0.75 pSig output for a change of 1 degree centigrade. It has been observed that the 10 degree change in the process side मतलब input side में there is 12 pSig change of the controller output. अब ये हमें गिवन है, देखिए कि process side में अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करें तो आउटपुट में हमें चेंज मिलता है 12 pSig।
ओके मतलब 3 to 15 psig अगर आप कैलकुलेट करोगे 15 माइनस 3 तो अल्टीमेटली आपको 12 psig मिलता है आउटपुट में। लेकिन इनपुट में देखिए 3 माइनस 15 हम नहीं लिख सकते हैं, या फिर आप ये नहीं कर सकते हो कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज है तो 12 डिवाइड बाय 10 आपका 1.2 केसी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अच्छे से आप रीड कीजिए इसको। केसी बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कंट्रोलर आउटपुट अपॉन चेंज इन कंट्रोलर इनपुट। तो मुझे आउटपुट तो मिल गया 15 माइनस 3 डायरेक्टली गिवन है यहाँ पर 12 psig। नाउ अब अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है इनपुट। सो इनपुट आइडेंटिफाई करना, केसी कैलकुलेट करने के लिए इनपुट आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप अच्छे से इनपुट डिसाइड कर लेते हो कि करेक्ट इनपुट अगर आप चूज कर लेते हो तो उस केस में आपका जो केसी है वो आप करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर केसी मेरा है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन कंट्रोलर आउटपुट अपॉन चेंज इन कंट्रोलर इनपुट इक्वल टू 12 psig अपॉन चेंज इन इनपुट। अब हमें चेंज इन इनपुट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं डायग्राम कुछ ड्रॉ करूं तो देखिए मेरा एक प्रोसेस है, यहां पर मैंने एक टेम्परेचर टीटी टेम्परेचर ट्रांसमीटर अप्लाई कर दिया है, टेम्परेचर को मेजर करता है। उसके बाद में टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर मैंने अप्लाई कर दिया। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या करता है, इस टेम्परेचर सिग्नल को जो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फारेनहाइट में है उसको चेंज करता है पेन्यूमेटिक सिग्नल में। पेन्यूमेटिक सिग्नल जो मुझे रेंज गिवन है 3 to 15 psig इस रेंज में कन्वर्ट करेगा और ये सिग्नल मेरा कंट्रोलर को जाता है जो यहाँ पर कंट्रोलर है। और इसके आउटपुट में जो मुझे वैल्यू मिलने वाली है वो 15 से 3 मिलने वाली है। 15 psig मैक्सिमम, 3 psig मिनिमम, तो यहां से मुझे अल्टीमेटली मिल गया 12 psig चेंज। तो अब इनपुट देखिए, इनपुट में कंडीशन गिवन है कि 1 डिग्री फारेनहाइट चेंज जो गिवन है यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 0.75 psig चेंज होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इस कंट्रोलर का जो इनपुट है वो जाएगा यहाँ पर 0.75 psig। यहां से ट्रांसड्यूसर की हेल्प से होगा कन्वर्ट की 1 डिग्री फारेनहाइट अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर रीडिंग उसको मिलेगी तो वो यहाँ पर कंट्रोलर को रीडिंग सेंड करेगा 0.75 psig। देन उसके बाद में हमें गिवन है कि प्रोसेस साइड में चेंज कितना गिवन है हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब 1 डिग्री के लिए 0.75 है तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए चेंज कितना हो जाएगा इनपुट में 0.75 psig मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो गया 7.5 psig। अब ये बेसिकली क्या है, चेंज इन इनपुट। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है आउटपुट और मतलब चेंज इन इनपुट जो हम लिखते हैं कि डिफरेंस जो होगा है ना, जैसे आउटपुट में हम लिख रहे हैं 15 माइनस 3, तो ये अल्टीमेटली चेंज गिवन है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज के लिए 0.75 psig मिलता है। 10 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा 7.5 psig हो जाएगा। तो केसी अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 12 psig डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट। तो डायरेक्टली यहाँ पर चेंज इन इनपुट हमारा होगा 7.5, तो 12 अपॉन 7.5 अल्टीमेटली मुझे यहाँ से मिल जाएगा 1.6। अगर प्रोपोर्शनल बैंड कैलकुलेट करना हो इस क्वेश्चन के लिए परसेंटेज प्रोपोर्शनल बैंड तो वो जाएगा 100 अपॉन 1.6, यहां से मुझे मिल जाएगा 62.5% और प्रोपोर्शनल बैंड। प्रोपोर्शनल बैंड के लिए एक चीज आपको क्लियरली यहाँ पर मतलब याद रखनी है कि ऐसा नहीं है क्वेश्चन में आपको परसेंटेज प्रोपोर्शनल बैंड की जगह फ्रैक्शनल प्रोपोर्शनल बैंड पूछा हो। सिमिलरली जैसे हम सीआरई में कन्वर्जन के लिए लिखते हैं फ्रैक्शनल कन्वर्जन, परसेंटेज कन्वर्जनल, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा प्रोसेस डायनेमिक एंड कंट्रोल में डीके रेशियो हो गया हमारा, ओवरशूट हो गया, तो ये सब वैल्यू परसेंटेज में भी पूछी जा जनरली फ्रैक्शनल में हम पुट करते हैं, अदरवाइज परसेंटेज में पूछा है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। और प्रोपोर्शनल बैंड की जो वैल्यू है जनरली वो परसेंटेज में रहती है 62.5% जैसे यहाँ पर हमें मिल रही है। तो अब लास्ट क्वेश्चन को और इसको आप कंपेयर करोगे तो आपको पता लगेगा। देखिए आप ये कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि देखिए सर आपने आउटपुट तो बता दिया लेकिन इनपुट आप कभी तो टेम्परेचर की टर्म में आप पुट करते हो, कभी आप यहाँ पर प्रेशर की टर्म में पुट कर देते हो। लेकिन लास्ट क्वेश्चन में देखिए ये कंडीशन हमें ट्रांसड्यूसर की गिवन नहीं थी इस तरीके से कि 1 सेंटीग्रेड चेंज मिलने पर मेजर करने पर 0.75 psig कंट्रोलर को रीडिंग जाती है। अगर इस तरीके का ट्रांसड्यूसर नहीं है मतलब कि उस टाइम पे वो नॉर्मल पी कंट्रोलर हो, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एप्सिलॉन टी के। जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हो सकता है वहां पर हमें 1 psig का ही चेंज मिल रहा हो, और केसी के लिए जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर यूनिट हम बोल रहे हैं, इस यूनिट का कोई मतलब नहीं, कैसे भी यूनिट की बात नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो लास्ट केस में आपने देखा होगा कि मैंने psig अपॉन डिग्री फारेनहाइट लिख दिया था, यहाँ पर psig अपॉन psig यहाँ तो कांस्टेंट हो गया, डायमेंशनलेस हो गया। तो हम सिर्फ चेंज की बात कर रहे हैं, हम यूनिट की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो उस क्वेश्चन में ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर डेफिनेटली ऐसा ही होगा वहां पर कि जितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, मेजर जितना टेम्परेचर कर रहा है थर्मोमीटर वहां पर, उतना ही चेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज कंट्रोलर इनपुट जा रहा है। तो उस केस में हमें स्पेशल कंडीशन गिवन नहीं थी, तो वहां पर हम टेम्परेचर का जो चेंज था 71 से 75 वो डिफरेंस हमने पुट किया था 4 डिग्री, तो उससे भी हमें करेक्ट आंसर मिला था। लेकिन यहां पर अगर आप पुट करोगे 10 तो देखिए
यहाँ पर एक्चुअली में तो चेंज इन इनपुट 7.5 था, लेकिन क्वेश्चन में देखिए अगर आप टेम्परेचर की टर्म में देखोगे तो डायरेक्टली ये ना इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एट द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आप ये 10 पुट कर दोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1.2, जो कि इनकरेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन अगर अच्छे से रीड कर लिया, आपने चेंज इन इनपुट अगर आइडेंटिफाई कर लिया, पहले कैलकुलेट कर लिया, तो उस केस में इजीली आप कैसी करेक्ट वैल्यू चूज कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट अभी तक कंट्रोलर के लिए सिंपल बेसिक कंट्रोलर हमने यहाँ पर डिस्कस किए। कंट्रोलर के आउटपुट रेस्पॉन्सेस हमने डिस्कस किए। डिफरेंट टाइप अगर इनपुट होती है तो बेसिक जो पी, आई एंड डी कंट्रोलर्स हैं उनका आउटपुट रेस्पॉन्स कैसा रहता है। देन उसके बाद में हमने पढ़ा यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से रिगार्डिंग हमने टाइम यहाँ पर डिस्कस की, केसी टाइम हो गया। देन उसके बाद में प्रोपोर्शनल परसेंटेज प्रोपोर्शनल बैंड हमने डिस्कस किया। नाउ इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। देखिए ऑन ऑफ कंट्रोलर जो मैंने बोला था कि स्पेशल टाइप का कंट्रोलर होता है ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। उससे पहले मैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए एक और चीज आपको बता दूं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। देखिए प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए हम बोलते हैं कि पी एक्शन इज फास्ट इन द नेचर। इसका रीजन क्या है, अभी आपको मैं मैथमेटिकली अभी मतलब ये थ्योरेटिकली आप याद रख लीजिए स्टेटमेंट को, मैं मैथमेटिकली आपको बताऊंगा इसके लिए ट्रांसफर फंक्शन लिख के, तो आप देख पाओगे कि वहां पर जो सिस्टम का ऑर्डर वो चेंज नहीं होता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर अप्लाई करने पर। आप देख भी सकते हो ना कि अगर कंट्रोलर आउटपुट देखें हम प्रोपोर्शनल के लिए ct इक्वल टू केसी इंटू एप्सिलॉन है, तो इसके लिए तो अगर किसी भी प्रोसेस में हम इसको ऐड करेंगे तो इसका देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या है, केसी होता है। मतलब उस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन जो है बेसिकली वो केसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा। जब ऑर्डर चेंज नहीं होगा तो उसको हम बोल सकते हैं कि पी एक्शन फास्ट है नेचर में, बिकॉज अगर जो भी डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर है, बाकी कंट्रोलर आई कंट्रोलर हो गया, डेरिवेटिव कंट्रोलर हो गया, वो अगर हम प्रोसेस में ऐड करते हैं तो उनकी वजह से सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन। अभी के लिए आप देख सकते हो कि पी एक्शन फास्ट होता है, उसका रीजन यही है कि ये सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज नहीं करता है। हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेसन में। एंड डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर रेजिडुअल जो एरर बेसिकली होता है हमारा, एरर को रिड्यूस करता है, कंप्लीटली एलिमिनेट कभी नहीं कर पाता है, और इस टाइम को बेसिकली हम यूज करते हैं ऑफसेट। तो आगे हम ऑफसेट पढ़ेंगे बेसिकली। तो ऑफसेट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम मैथमेटिकली मतलब प्रूफ कर पाएंगे कि हाँ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर से हम कभी भी एरर को मतलब एलिमिनेट नहीं कर सकते 100%, एरर को हम रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम में एरर प्रेजेंट रहेगा। तो ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। अभी के लिए इन सब टर्म को हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेसन में। नाउ नेक्स्ट देखिए ऑन ऑफ कंट्रोलर। तो ऑन ऑफ कंट्रोलर मैंने बोला कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केस ऑफ द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में। इफ द गेन केसी मेड वेरी हाई, अगर केसी की वैल्यू बहुत हाई अगर हम कर दे तो बेसिकली जो रेंज हम दे रहे थे वो सिर्फ हमें दो वैल्यू मिलती है, इनपुट मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। रेंज हमें नहीं मिलती है, या तो हमें ऑन कंडीशन पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी और ऑन कंडीशन पे सॉरी मैक्सिमम मिलेगा, और ऑफ कंडीशन पे मिनिमम मिलेगा। सिर्फ दो ही वैल्यू हमें मिलती है, उसे हम ऑन ऑफ कंट्रोलर कहते हैं बेसिकली। हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू नेक्स्ट लेसन में इसको। नाउ नेक्स्ट इसके साथ में और भी हम टाइम डिस्कस करेंगे। देखिए कंट्रोलर हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ कंट्रोलर। तो अभी हमने सिर्फ पी कंट्रोलर पढ़ा है, नेक्स्ट लेसन में हम पीडी कंट्रोलर डिस्कस करेंगे, पीआई कंट्रोलर डिस्कस करेंगे, पीआईडी कंट्रोलर भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में हम इन सभी कंट्रोलर के लिए आउटपुट रेस्पॉन्स हम देखेंगे। देन उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्लोज लूप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंट्रोलर, जो मैंने बताया था अभी ऑफसेट टर्म, वो हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर हम इन डिफरेंट कंट्रोलर के लिए कि ये कंट्रोलर के हम प्रोसेस के साथ ऐड करते हैं तो क्या सिस्टम का ऑर्डर इंक्रीज होता है या फिर कांस्टेंट रहता है, वही टर्म हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। तो हम नेक्स्ट लेसन में ये सब टर्म डिस्कस करने वाले, ये सब टॉपिक हमारे रहेंगे। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट लेसन भी यहाँ पर इस कोर्स का। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल केमगेट अकेडमी।